Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob-Nagar. नहमदो व नुसल्ली अला रसूलुहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरमा इल्म की शानदार हस्तियां, हर एक के नाम से एक एक इबारत लिखी जा सकती हैं, ऐसे शानदार लोग हैं। जनाब मोहम्मद सईदुद्दीन साहब, जनाब करीमुल इरफान साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन साहब, मोहम्मद लतीफ़ साहब, अब्दुल कदीर साहब और हमारे आलिम उलमा मिल्ली महाज जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा है, उसके हमारे तकी भाई जिन्होंने सवेरे शाम मुझे पकड़ कर रखा कि आपको महबूब नगर आना ही है, और फिर लतीफ़ साहब जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, उन्होंने मुझे घेर लिया कि नहीं, महबूब नगर की सरजमीन पे आना ही है। देखिए, सर सैयद अहमद हमारे जो दिल की धड़कनों में से एक हैं। हम उन्हें किस चीज़ के लिए जानते हैं? हम उन्हें जानते हैं कि वो 18वीं शताब्दी में अगले 100 साल दुनिया में क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हमें आज क्या करना चाहिए, ऐसे एक विजनरी का नाम सर सैयद अहमद था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब नींव रखी तो मैं उनको इतना नहीं प्यार करता था जितना मैं आज मानता हूँ। क्यों? मैं AMU के एक प्रोग्राम में गया तो मुझे सर सैयद अहमद साहब की वसीयत दिखाई गई, और वो ट्रस्ट की डीड में, जो ट्रस्ट AMU चलाता है, उसकी पहली लाइन बहुत सुनने लायक थी। सर सैयद अहमद लिखते हैं, मेरी पहली शर्त है इस यूनिवर्सिटी को लेकर जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मेरी पहली शर्त है कि मेरे बाद मेरी खानदान से इस यूनिवर्सिटी में कोई सरबराह नहीं होगा। मैं पहला और आखिरी। अब आप बताइए, जिन्होंने अपनी जमीनें बिकवा दी, जिन्होंने अपने परिवार के पूरे असासे लगा दिए, उसने पहली शर्त यही रखी कि मेरे बाद मेरे परिवार से इस यूनिवर्सिटी में कोई दखल नहीं देगा। और दूसरा, महाराष्ट्र में वर्धा नाम की एक जगह है, उस वर्धा नाम की जगह में अलीगढ़ से वो चलकर 1871 में पहुंचे, एक मस्जिद में आए। कहा यही वर्धा है? कहा यही वर्धा है। कहा यहां 1878 में, अभी गांधी जी साउथ अफ्रीका में है, वो इंडिया में भी नहीं है। जब इंडिया आएंगे तब गांधी जी के नाम से वर्धा मशहूर होगा। लेकिन वो आए और उन्होंने मस्जिद में एक क्लासेस खोली, क्योंकि पुलिस में भर्तियां आने वाली थी। आप वहां 75 दिन रहे, बच्चों को तैयार किया, और जब 1000 भर्तियां पुलिस की हुई तो उसमें से तकरीबन 512 वो बच्चे थे जिनको आपने उस मस्जिद में पढ़ाया। ये कौन लोग थे? कहां से चलते थे? क्या देखते थे? क्या चाहते थे? ये कहां तक जाते थे? इस वजह से आज ऐसा दिन है कि कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी एनिवर्सरी पर आप और हम आज यहां बैठे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं
तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी नजर से आपको आने वाले 100 साल दिखाऊं। आज मैं यहां खड़े होकर जो भी बोलूंगा, आप अपनी जिंदगी में उसे घटता हुआ देखेंगे। अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, अल्लाह ने चाहा मैं उसके सामने सजदे में हूं। आज मैं यहां जो कहूंगा उसकी गूंज आने वाले 40-50 सालों तक आपको अपने कानों में महसूस होगी कि नहीं, हमें यह बताया गया था। और फिर कोशिश करेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन है वो आपके जहन में उतर जाए। देखिए, सबसे पहली एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो डराने वाली है, और फिर उस डर के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे करनी है। और अपनी आखिरी तकरीर को खत्म करते समय मैं बताना चाहता हूं कि इल्म वालों के पास इल्म तो है पर सुकून नहीं है। यह सुकून कहां मिलता है, उस पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इनकलाबी आंधियां चल रही हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम सब की कहानियां, जो पुरानी कहानियां थी, वो हवाओं में बिखर गई है। मौलाए रूम ने अपनी किताब में लिखा, हम सब का वही हाल है, हम सूखे पत्ते की तरह हवाओं में यहां से वहां उड़ रहे हैं। मौलाए रूम कहते हैं कि सूखे पत्ते को सबसे पहले जड़ पकड़नी होगी। सर सैयद अहमद कहते हैं कि जड़ पकड़ने के लिए तुम्हें तालीम हासिल करनी होगी। कल रात को मैं लफ्ज़ इल्म को पढ़ रहा था कि इल्म से तालीम कैसे बना। हम इल्म भी एजुकेशन को कहते हैं, तालीम भी एजुकेशन को कहते हैं, लेकिन किसी ने मुझे कल रात को समझाया कि इल्म में जब तरबियत का ते लगता है तब वो तालीम बनती है। सिर्फ इल्म से काम नहीं होगा। आप नहीं जानते, दुनिया में इस वक्त फिलिस्तीन पे आग बरसाने वाले लोग दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। आज सवेरे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन पे बम बरसाने के लिए इजराइल को $22 अरब दिए हैं। क्या अमेरिका हमारी सबसे पढ़ी लिखी चीजों में से नहीं? क्या इजराइल दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी देशों में से नहीं? लेकिन इल्म है पर तरबियत का ते नहीं लगा तो वो तालीम नहीं हुई। दिमाग जिंदा रह गया, दिल मर गया। जब दिमाग के इल्म के साथ दिल की तरबियत की जाती है तब जाकर वो पैदा होता है जिससे समाज और देश को किसी तरह का फायदा होता है। आपने कभी देखा है किसी पढ़े लिखे इंसान को? ऐसा लगता है कि दो पैरों पर एक बहुत बड़ा दिमाग अपने हाथ में छोटा दिमाग पकड़े हुए घूम रहा है। हम ऐसे जमाने में कदम रख चुके हैं कि जहां हमारे दो दिमाग है, एक ये दिमाग है और एक उससे बड़ा ये दिमाग है। किसी पढ़े लिखे इंसान को आप देखिए, पूरे वक्त उसका दिमाग अपने इस छोटे दिमाग में देखता रहता है। आज दुनिया के सामने जो सवाल है वो कुछ और है। सर सैयद अहमद के सामने जो सवाल था वो कुछ और है। सर सैयद अहमद के सामने ये सवाल था कि किताबें नहीं हैं, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हम पढ़े तो कैसे पढ़े? आपके सामने यह सवाल है कि किताब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबसे ज्यादा एक सिंगल क्लिक पर नॉलेज इस छोटे दिमाग में है। ये इतना हमें बताता है कि छोड़े तो क्या छोड़े। सर सैयद अहमद के जमाने में सवाल था, पढ़े तो क्या पढ़े।
हमारे और आपके जमाने में सवाल है कि छोड़ें, व्हाट टू इग्नोर। अगर हम इतनी सारी चीजें जिसमें हम खोए हुए हैं, इनमें से हटाएं तो क्या हटाएं? वो काम की चीज कौन सी है जो इंसान को इंसान बनाती है? दूसरा, मेरी अम्मी ने मुझसे एक दिन कहा कि शहर के शहर देख लिए मैंने, सिटी की सिटी देख ली, लोग मिलते हैं, इंसान नहीं मिलता। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि लोग हैं तो इंसान कैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, दिमाग जिंदा है, दिमाग पढ़ा लिखा है, लेकिन दिल एकदम मरा हुआ है। उस दिल में जो हमदर्दी होना चाहिए, उस दिल के अंदर जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो माफ करना होना चाहिए, वो सब कहीं नहीं महसूस होता, कहीं नहीं दिखता। ये मोहब्बतें खत्म कौन कर रहा है? इसका एक जवाब है बहुत अच्छा, जो आपको सुनना होगा और समझना होगा। अगर आज आप समझ गए तो अगले 100 साल आपकी ये समझ काम आएगी। आपको पता है, आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, हम सब के पास मोबाइल है। इसके अंदर जो डेटा है वो हमारे अंगूठे की क्लिक का इंतजार कर रहा है। हमने जैसे ही क्लिक दबाई, वो डेटा आसमानों से सिग्नल को कलेक्ट करके हम जो चाहते हैं वो माइक्रो सेकेंड्स में दिखाने को तैयार है। आप इस हवा को देख रहे हैं, क्या आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। पर यकीन मानिए, जब मैं ये कहूं कि इन्हीं हवाओं के जर्रे में बुखारी, मुस्लिम, साइंस की किताबें, ज्योग्राफी के लेक्चर्स, हर चीज इन्हीं हवाओं में इसी वक्त है। बस आपको अपने इस छोटे दिमाग में उसे खोल कर देखना है। प्रॉब्लम जो अम्मी के जवाब में था वो ये है कि हमारी मोहब्बतें और खुलूस खत्म कौन कर रहा है? तो जवाब यह है कि दुनिया की हर तालीम इस वक्त सिग्नल और डेटा बनकर फिजाओं में घूम रही है, लेकिन हमें चुन चुन कर झूठ परोसा जा रहा है। और जब हम उस झूठ में उलझ जा रहे हैं और उलझते चले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक गुस्सा, एक नफरत की कैफियत आ रही है। कहां तो इस तरक्की ने हमें दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बना देना था, कहां तो इस तरक्की ने हमें इतना तोड़ दिया कि खानदानों में बातचीतें बंद हो गई हैं। पड़ोसियों से अब हमदर्दी नहीं रही है, और मजहब की शिनाख्त कर करके हम लोगों को अपनी बस्तियों से निकाल रहे हैं। ये हालत इस मुआशरे की है। तो इस मुआशरे का एक सवाल है, यहां पढ़ा लिखा कौन है? क्या पढ़ा लिखा खानदान में वो नहीं होता था जो सारी खानदान को एक साथ लेकर चलता था? क्या पढ़ा लिखा वो नहीं होता था जो लोगों के दिलों को जोड़ता था? क्या हमारे यहां पढ़ा लिखा वो नहीं होता था जो अपने बच्चे के लिए चाहता वही पड़ोस के बच्चों के लिए चाहता? लेकिन एक चीज है जो हम सबको एक दूसरे से दूर कर रही है, और उस दूर करने वाली इस चीज को हम कहते हैं, पता नहीं मैं इसे किस नाम से बुलाऊं। कह दूं अगर कि ये छोटा दज्जाल है जिसको हाथ में पूरे वक्त पकड़ के हम चलते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। सर, आप कैरियर काउंसलिंग के लिए आए थे ना? जी। सर, आप ये बताने वाले थे ना हमें बड़े होकर क्या बनना चाहिए? जी। सर, आप शाहीन की तारीफ करने नहीं आए थे कि उन्होंने नीट में इतने बच्चों को पास करवा दिया? जी। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है बेटा। प्रॉब्लम पता है क्या है? थोड़े दिनों बाद हम अपना डॉक्टर अपनी जेब में लेके घूमेंगे। थोड़े दिनों बाद हम अपना एडवोकेट, अपना इंजीनियर अपनी जेब में लेके घूमेंगे।
थोड़े दिनों बाद हमारी हर परेशानी के लिए एक ऐप होगा, जैसे आज भी एक ऐप है, और वो ऐप उसने हमारी जिंदगी पे कब्जा कर लिया है। सवेरे उठकर मैंने सवेरे उठते ही लोगों को 2-2 लीटर पानी पीते देखा है। अब सवेरे सवेरे उठते ही 2 लीटर कौन पानी पीता है? मैंने लोगों को पीते देखा, मैंने पूछा तो कहा कि नहीं नहीं सर, इस पर ना एक चैनल है, वो हेल्थ की एडवाइस देता है, वो हमें बताता है कि सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो मैंने कहा कि दिन भर में कितना पीना चाहिए? बोले सर 6 लीटर। मैंने कहा वेरी गुड। कल लाइफ में कोई चेंज आया? बोले हाँ। बोले क्या? कहा टॉयलेट बार बार जाना पड़ता है। क्या हमने इस दिन की तैयारी कर रखी? क्या हमने इस दिन के तस्वुर को कभी देखा है? आप में से जितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, 5 साल बाद जब डॉक्टर बनकर निकलेंगे, आपके अपने क्लिनिक होंगे, उसमें पेशेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आप मुझसे कहेंगे सर इतने पेशेंट्स नहीं आते हैं सर। अच्छा क्यों? सर लोग अपना ही इलाज खुद के ऐप से कर रहे हैं सर। अच्छा, ऐप उनको डॉक्टरी बता रहा है? क्या बता रहा है? सर ऐप ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी दवाएं लिख रहा है सर। आप में से कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी को जानते हैं? चैट जीपीटी को अमेरिका के मेडिकल के एग्जाम में बिठाया गया। करीमुल इरफान साहब अमेरिका से हैं, उनके सामने ये किस्सा बता रहा हूं। चैट जीपीटी को अमेरिका के मेडिकल के एग्जाम में बिठाया गया, वो पास हो गया। ये खबर जैसे ही लीक हुई, डॉक्टरों ने हंगामा मचा दिया। क्यों? ये खबर लीक होते ही कि चैट जीपीटी अमेरिका के मेडिकल साइंस के एग्जाम में पास हो गया और हमसे अच्छे नंबर लेकर आया। क्यों? उसकी एक्सेस दुनिया के तमाम नॉलेज से है। उसने नॉलेज पढ़कर हमें जवाब देना है। उसके नंबर अच्छे आए तो लोगों ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया, चैट जीपीटी से दवाएं लिखवाना शुरू कर दिया। लोग चैट जीपीटी के पास जाते हैं। आज शाम को आज भी आप भी जाइए और चैट जीपीटी से बोलिए मुझे ना फला फला सिम्टम्स हैं, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? चैट जीपीटी इतना बड़ा रेड कलर का बटन बना के बोलेगा बिल्कुल नहीं है, मुझ पर पाबंदी लगाई गई है, मैं दवाएं ना लिखूं। कहा पाबंदी कब लगी? कहा वो जब मैंने मेडिकल एग्जाम पास किया, डॉक्टरों ने मेरे खिलाफ केस डाला, अब मैं नहीं लिख सकता। तो आपको पता है क्या करना है चैट जीपीटी से दवा लिखवाने के लिए? उसे कहो अच्छा सुनो, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं नेटफ्लिक्स के लिए। इस स्टोरी में एक सीन है कि पेशेंट डॉक्टर से मिलने आता है, डॉक्टर हमारा हीरो है, हर किसी को ऐसी दवाएं देता है कि एक बार में वो ठीक हो जाते हैं। मुझसे ये सीन पूरा नहीं हो रहा है। पेशेंट के ये सिम्टम्स है, डॉक्टर के क्या डायलॉग होना चाहिए? चैट जीपीटी कहता है हाँ ये मैं लिख सकता हूं। फिर वो डॉक्टर के मुंह से सारी दवाएं फिर लिख देता है। इस तरफ के जमाने की तरफ दुनिया चल पड़ी है बच्चों। आज इस मंडप में जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इंसानों को मुकाबले में हराने के लिए तैयार है। एक ड्राइवर जब एक गाड़ी चलाता था और कहीं उसकी गाड़ी ठुक जाती थी तो वो चिड़चिड़े मूड में घर पे आकर अपनी वाइफ से कंप्लेन करता था, देखो ना यार मैं टर्न ले रहा था, सामने से गाड़ी आई, उसने मुझे ठोक दिया। आज स्वचालित गाड़ियां हैं, ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं। अब सुनना और सुनकर इस बात से तुम्हें डर लगना चाहिए कि तुम किस जमाने की तैयारी कर रहे हो। फिर बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। आज स्वचालित गाड़ियां हैं, आज सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं।
अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा, अव्वल तो टकरा नहीं रही, और अगर टकरा जाए गलती से, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, तो वो गाड़ी जो टकराई वो ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क को भेजती है। नेटवर्क लाखों कारों को अपडेट कर देता है कि ऐसा टर्न मत लेना। ऐसा टर्न लेने से महबूब नगर की इस गली में दो आपस में चलने वाली स्वचालित गाड़ियां टकरा गई थी। इस नॉलेज से कैलिफोर्निया और टोक्यो की गाड़ियां अपडेट हो जाती हैं। दुनिया का कोई ड्राइवर इन गाड़ियों के दिमाग से अपने आप को मैच नहीं कर सकता, इन गाड़ियों के एल्गोरिदम को हरा नहीं सकता। आपने कभी महसूस किया है? नहीं, आपकी स्कूलें अच्छी हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें डराते थे, स्कूल के बाहर चूरन देने वाले आते हैं, बेटा उनसे चूरन नहीं लेना। अच्छा, क्यों? उन चूरन में ड्रग्स होता है। पहले फ्री में देते हैं, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो बड़ा बड़ा डोज के बदले, बड़े बड़े डोज के बदले तुमसे पैसे लेते हैं। खैर, स्कूल के बाहर कभी कोई चूरन या ड्रग्स बेचने आया नहीं, इसलिए पता चला नहीं। सुना है कि ड्रग्स लेने वाले हर थोड़ी देर में ड्रग्स नहीं मिले तो उन्हें बेचैनी सी महसूस होती है। सुना है सिगरेट पीने वालों को हर थोड़ी देर में सिगरेट ना मिले तो बेचैनी से महसूस होती है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। मेरे किसी दोस्त ने, किसी दूर दूराज के इंसान जिसको मैं जानता हूं, उसने भी कभी ड्रग्स नहीं ली। पर मैं आपका हाल देखता हूं तो डर जाता हूं। हर थोड़ी देर में अगर मोबाइल नहीं चेक किया तो आपको भी वही बेचैनी होती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? हर थोड़ी देर में। और अगर आपको दुनिया से बेजार करना है ना, पहले ऐसा होता था कि गांधी जी को ट्रेन से ढकेल दिया, गांधी जी को इतनी चोट लगी, उठे, दिल उनका टूट गया और लड़कर वहां कालों को आजाद कराया और यहां आके इंडिया को आजाद करवाया। आप उतने बेजार नहीं होते जितना गांधी जी को इस बेइज्जती से ठोस लगी थी। लेकिन आपको अगर ठोस लगाना है तो बस एक काम करना चाहिए। क्या? आपका मोबाइल छीन लेना चाहिए। आप महसूस करने लगते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। शाम तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और लड़कों को मैं जानता हूं, रात तक वो अपनी मां से कहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनके छोटे दिमाग को उनके हाथ से खींच लिया। अरे खींच लिया तो खींच लिया, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? नहीं, नया ड्रग्स बेचने वाला आया है। वो स्कूल के बाहर खड़ा नहीं होता, वो YouTube के एल्गोरिदम में वीडियोस की चरस बेचता है। अगर कल भी ये प्रोग्राम रखा जाए तो आप आएंगे? अरे आप हाँ कह रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है। आप नहीं आओगे। सवेरे से जितनी तकरीरें हुई हैं उसमें से एक लाइन सुना दो। सर सुन थोड़ी रहते, हम तो नीचे मोबाइल चेक कर रहे थे। तो तालियां तो बजा रहे थे ना सर। एक बजाता था तो उसको देख के हम सब बजा देते थे। सर स्कूल में ऐसा कई बार हुआ। क्या? किसी की डेथ अनाउंस हुई, एक ने ताली बजाई कि आज से छुट्टी मिल रही है 2 दिन की, हमने भी बजा दी, जबकि कोई मर गया था, है ना? अगर कल भी इस प्रोग्राम में बुलाऊं तो आओगे? मैक्सिमम को कहना हम आएंगे, लेकिन मैं सेम तकरीर रिपीट करूं तो परसों बुलाऊं फिर आओगे? परसों कहोगे अब नहीं जाते यार, 2 दिन एक ही बात बताई है इन्होंने, 2 दिन सेम बात। YouTube को यह बात मालूम है, इसलिए जितनी बार लौट कर आते हो सेम चीज नहीं दिखाता है। पिछली चरस से एक चरस ऊपर दिखाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम किस जमाने में जी रहे हैं? हम स्कूल जा रहे हैं, किस दिन के लिए जा रहे हैं? मैंने अपने छोटे बेटे याहिया से कहा कि मालूम है तुम बड़े होगे तो ग्रेजुएशन कैसा होगा? बोले कैसा होगा? मैंने YouTube पे उसको दिखाया। न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी है। न्यूरालिंक कंपनी ने इतनी शानदार चीज कर दी है कि आपके बालों को पलट कर यहां एक चिप लगाएगी और वो चिप
उसमें दुनिया की हर नॉलेज होगी। आप जो नॉलेज सोचना चाहेंगे वो चिप तुरंत आपकी मेमोरी में डालकर वो सारी चीजें ला देगी। तो न्यूरालिंक वालों से पूछा गया, आज वो यूट्यूब पे वीडियो देखना है, न्यूरालिंक वालों से पूछा गया कि डिग्री कैसे करेंगे बच्चे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, माँ बाप लेके जाएंगे, चिप में डिग्री डाउनलोड हो जाएगी। क्या डिग्री चिप में डाउनलोड हो जाएगी? बोले हाँ, कैसे? बोले माँ बाप ले जाएंगे, रास्ते भर बहस होगी, देखो डॉक्टर बनना है कि लॉयर, लॉयर बनना है कि इंजीनियर, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर। जैसे ही न्यूरालिंक का कंपाउंड आया, आखिरी बार बोल, मेरे को लॉयर। हाँ भैया लॉयर डाल देना, इसमें डाल दिया। जब मैंने अपने छोटे बच्चे को वो दिखाया, कहता है पापा ये कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। मैंने कहा कैसे? कह रहे जिस चीज को हम हाथ में लेके घूमते हैं उस चीज को चिप बनाकर यहां लगा दिया जा रहा है, बस ऐसे ही है ना। एक से एक आलिम यहां बैठे, बेहतरीन उलमा बैठे। सियासित्ता की 6 किताबें पढ़ने में 14 साल लग गए। 14 साल में 12 साल हमारे आलिमों ने हदीसों के रावी, उनके चेन्स के नाम याद किए। आपको पता है फला ने फला से कहा, 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 और ये हदीस है। ये चेन याद करने में 6-6, 7-7 साल लग गए। आपको मालूम है वो हदीस सिंगल क्लिक करने पर सारे रावियों के नाम के साथ खुल जाती है। सारे रावियों के नाम के साथ 14 साल लगाकर जिस तालीम को हासिल किया, वो तालीम सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है। जिस एक हदीस को ढूंढने के लिए इमाम बुखारी ने 9 दिन का सफर किया, वो हदीसें 9 लाख चैनल्स पर हैं। बस हमें नाम लिखने की देर है, वो गूगल पर खुल जाती है। तो बताइए ऐसे जमाने में किसी बच्चे को क्या पढ़ाया जाए? आपको कौन सी नौकरी दी जाए? डॉक्टर बनेंगे, बड़ा मजा आता है आजकल। 12th के बाद जब नीट का रिजल्ट आता है, मेरी अम्मी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इसलिए मेरी हॉबी है उनसे रोज 1 घंटा फोन पे बात करना। माँ बेटे हैं, गपशप लड़ाते हैं, फुल गॉसिप करते हैं, जैसे आप अपनी अम्मी के साथ करते हो, मैं भी अपनी अम्मी के साथ करता हूं। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि वो फला रिश्तेदार के बच्चे के नीट में इतने नंबर आए हैं। मैंने कहा अच्छा, और वो जो फुफ्फू का लड़का है ना, उसके नीट में इतने नंबर आए हैं। वेरी गुड। और अपने बाजू वाले की बच्ची के नीट में इतने नंबर आए। मैंने कहा वाह। और अपने पीछे जो रहती है ना, उसकी बच्ची के नीट में इतने नंबर आए। मैंने कहा वेरी गुड। और इलेक्ट्रिशियन की बेटी, उसने भी नीट टॉप किया है। मैंने कहा अरे हाँ, कहना क्या चाहते हैं? कह रही एक छोटा सा सवाल है। पूछा क्या? जब सब डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जब सब डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन रहेगा? तो पूछा कि आने वाले जमाने में पता है अम्मी डॉक्टरी कैसे होगी? बोले कैसी? आपसे मैं एक फोटो मांगू आपकी, तो आप मुझे वो फोटो कैसे देंगे? आपके मोबाइल में तो वो फोटो होगी ना। मैंने आपसे मांगा, आप मुझे दे दीजिए। पता है आप क्या करेंगे? फोटोज में जाकर नहीं ढूंढते, नहीं, याद करते हैं परसों मैंने वो फोटो किसको भेजी थी। अरे फुफ्फू ने कहा था तेरा रिश्ता आ रहा है, जरा फोटो भेज। वहां भेजी थी। फुफ्फू का व्हाट्सएप खोल के सामने पड़ी होती है, वहीं से क्लिक करके सेंड कर देते हैं। अक्लमंद हो, अकल लगा रहे हो। आने वाले डॉक्टर पता क्या करेंगे? इमेजिन कर लो, आपने 5 साल में डॉक्टरी की, मैंने वही डॉक्टरी आराम से 9 साल में निकाली। आप अच्छे डॉक्टर हुए ना, मैं खराब डॉक्टर हुआ। सेम 5 साल का कोर्स पढ़ने में मुझे 9 साल लग गए। आपको कितने लगे? 5 साल। लेकिन मेरे पास चैट जीपीटी है,
और मेरे सामने एक मरीज बैठा है, तो मैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहूंगा तू मरीज को डायग्नोज कर ले। वो मरीज को डायग्नोज करेगा, चेहरे का रंग सुर्ख है, खांसी में ये आवाज है, बीपी इतना चल रहा है, पल्स इतना चल रहा है, पेशेंट की डायबिटीज की हिस्ट्री है, प्रोबेबल कॉजेस वो लिख देगा, इन्हें इनमें से कोई बीमारी हो सकती है। मैं कहूंगा कि अच्छा मुझे देखने दो, हाँ 5 बीमारियां दिखा रहे हो, इसमें से कोई 2 निकालो, वो 2 निकाल देगा। मैं कहूंगा इसमें से कोई 2 की दवाएं लिख दो, वो दवा लिख देगा। उन दवाओं में से बस मैं काट दूंगा, ये वाली नहीं चाहिए, ये बाद में देखेंगे, बाकी दवाएं ठीक है तुम ले लो। क्या ऐसी दुनिया की तरफ हम नहीं बढ़ रहे? स्कूलों में एग्जाम कैसे होंगे? एलेक्सा नाम की 3,500 रुपए की 3,500 रुपए का एक एलेक्सा से नाम का स्पीकर है जो कोई सवाल पूछने पर हमसे बात करता है। मुझे लगता है कि आईएएस का एग्जाम देने जब लोग जाएंगे तो एलेक्सा का एक छोटा मॉडल आया, एकदम छोटा, 1.25 लाख रुपए का, उसको कान में पहनना है अंदर, एकदम अंदर। मैंने जहीर भाई से कहा 2 मंगा दो। बोले क्यों? मैंने कहा 2 बच्चों को आईएएस क्लियर करवाना है। वो कान के अंदर पहन के जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ने का नाटक करेंगे। पानीपत जैसी पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पेपर आईएएस का, पानीपत, एलेक्सा कान में बोलेगी सर पानीपत की पहली लड़ाई, सर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी में हुई थी। अरे नहीं एलेक्सा, पानीपत। सर पानीपत की दूसरी लड़ाई सर अकबर और हेमू विक्रमादित्य। अरे एलेक्सा पानीपत। सर पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठाओं के बीच में। एलेक्सा यहां कुछ और लिखा है। सर क्या लिखा है? इन्विजिलेटर देख रहा है मुझे कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं इन्विजिलेटर की आंख में आंख मिला के बोल रहा हूं बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर। पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई थी? एलेक्सा कान में शांत है, एक बार हिलाया, एलेक्सा महसूस हुआ इसकी बैटरी डेड हो गई है। लाइट तो जल रहा है। एलेक्सा क्या पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई थी? एलेक्सा कह रही है चुप। एलेक्सा तुम्हें तो हर सवाल का जवाब मालूम है, चैट जीपीटी में लॉगिन करो, लॉगिन करके इसका सवाल पूछो। एलेक्सा जवाब नहीं दे रही। कहा एलेक्सा क्या हुआ? कह रही है पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई थी? ये सवाल इंसानों के लिए बना है, मशीनों को परेशान ना करे। मत बजाओ ताली, अपना माथा पीटो। जो मशीनों ने याद कर रखा है, पहली लड़ाई बाबर लोदी, दूसरी लड़ाई अकबर हेमू विक्रमादित्य, तीसरी लड़ाई अफगान मराठा, वो काम याद करना मशीनों का था, मशीनें कर चुकी। तुम्हारा काम तो कुछ और था, तुमने वो नहीं किया। तुम्हारा काम था अपने सिलेबस पे गौर फिक्र करना। तुम्हारा काम था ये सवाल उठाना, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? इसका मतलब है आने वाले जमाने में जब 1.25 लाख की एलेक्सा कान में बिकेगी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन किसी और तरह के आएंगे। कैसे? वो जिनका जवाब मशीनें, आवाज नहीं आई, जिनका जवाब मशीनें। आईएएस का सवाल नंबर 2 सुनना, बहुत मजेदार है। गांधी जी, एलेक्सा कान में शुरू हो गई। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में काठियावाड़ के दीवान के। अरे गांधी जी, उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी, साउथ अफ्रीका में 1869 में गए, लौट कर 1913 में। अरे एलेक्सा गांधी जी। सर मैं वही तो बोल रही हूं सर, गांधी जी। नहीं, सवाल कुछ और है। बोले क्या?
सवाल है, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? मदरसे वालों से पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा पढ़ाया है क्या सीरत? आज अल्लाह के रसूल जिंदा होते, अच्छा, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? कुरान में हर आयत पढ़ी है, ये आयत क्यों नहीं पढ़ी? तुम अपने रब की बातों पर गौर क्यों नहीं करते? तुम जो देखते हो, पढ़ने का नाटक करते हो, उस पर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? पढ़ाई के मायने बदल चुके हैं। पढ़ाई अब कोई और चीज का नाम है। एक सवाल पूछूं? बहुत सारे बेहतरीन अच्छे हिंदू टीचर्स भी हमारे बीच में हैं, इसलिए अपने सवाल को चेंज करके पूछता हूं, क्या अल्लाह है? इसकी जगह पूछता हूं, क्या ईश्वर में हम सबका विश्वास है? हाँ या ना? आवाज नहीं आई। क्या अल्लाह है? फिर भी आवाज नहीं आई। क्या अल्लाह है? क्या अल्लाह कादिर कुदरत है? क्या अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है? तो मुझे साइंस की एनवायरनमेंट की किताब से अल्लाह पाक का सबूत निकाल के दिखाओ। क्या सबूत है अल्लाह पाक का? ईश्वर है, इस बात का कोई सबूत कहीं पड़ा है? सर साइंस पढ़ा, सर साइंस पढ़ा सर, ईश्वर के बारे में थोड़ी पढ़ा है सर, साइंस पढ़ा सर। अरे घर में नहीं, मैं कह रहा हूं साइंस की किताब से अल्लाह का कोई सबूत है कि वो कादिर कुदरत है, हर चीज पर ताकत रखता है? दिखाऊं उसकी ताकत? देखना चाहते हो? ये देखो, दुनिया में एटम बम सबसे ताकतवर नहीं है। आज गूगल करना, एटम बम से ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम होता है। कौन सा बम? दुनिया का सबसे ताकतवर बम हाइड्रोजन होता है, जिसके धमाके सूरज में होते हैं। पहले तो अल्लाह का सबूत यही दिख रहा है कि 3 अरब धमाके रोज सूरज में होते हैं, फिर भी हमारे तीसरे ग्रह तक इतनी ही गर्मी पहुंचती है कि जिसमें हम मर ना जाए। 3 करोड़ न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लास में? अरे पढ़ा था। दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? और बचपन में, छोटे बच्चे भी हैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं, बचपन में कुछ समझ में नहीं आता था साइंस में, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट समझ में आता था। पूछो कौन सा? मोमबत्ती ऑक्सीजन में जलती है, याद है? ऑक्सीजन से जलती है, याद है ना? मोमबत्ती जलाओ, उस पर ग्लास रखो, उल्टा ग्लास, ऑक्सीजन खत्म, मोमबत्ती बुझ गई। पक्का? तुमने कैसी पढ़ाई की? कितने साल बर्बाद किए? मैंने छोटा सा सवाल तुमसे पूछा, क्या साइंस की किताब से अल्लाह का सबूत दे सकते हो? अब दिखाता हूं मैं सबूत, मेरे हाथ में है, यहां देखो। क्या है ये? वाटर। साइंस में क्या कहते हैं? नहीं, आवाज नहीं आई। साइंस में क्या कहते हैं? और जोर से बोलो, क्या कहते हैं? H2। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। मतलब इसमें 2 भड़काऊ है और 1 जलाऊ है। और ये मेरे अल्लाह की ताकत है। 2 भड़काऊ और 1 जलाऊ को उसने कहा कुन फयकून। ना वो भड़का रहे हैं, ना वो जला रहे हैं, वो बुझाने के काम आ रहे हैं।
मत बजाओ ताली, मातम करो कि तुमने पढ़ाई ऐसी नहीं की। दो दोस्त हैं, हमेशा आग लगा देते हैं ग्रुप में। तीसरा दोस्त है, वो आग में घी डालता है। तीनों को वहां से आते ही देखकर जितनी बच्चियां हैं वो तितर बितर हो जाती हैं। कहां जा रहे हो? अरे वो भड़काऊ आग लगाऊ आ रहे हैं। क्या करेंगे? अरे तफरका डाल देंगे, हम सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, इससे पहले भाग लो। कभी सुना है कि किसी ने अपनी फितरत ऐसे छोड़ी है? कहीं आग लग गई। अच्छा, कल मैं एक प्रोग्राम में गई थी, हाँ, फिर वहां आग लग गई। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? पता नहीं यार, लोग पागल थे, क्या कर रहे थे? उस आग में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाल रहे थे। अरे आग तो भड़क गई होगी। नहीं ना, बुझ गई। ये अल्लाह है, ये वो कादिर कुदरत है। ये सारे नीट टॉपर बैठे हैं सर, सारे नीट टॉपर, सारे पढ़ने में अव्वल दर्जे के बेहतरीन। इनमें से कितने होंगे जिनके 99% आते होंगे? हमारे जमाने में हमारे 88% लाते थे, तो अब्बू एक घड़ी नहीं, एग्जाम से पहले घड़ी आती थी और उस घड़ी में मुर्गे की आवाज होती थी। तो अब्बा का काम होता था दिन में 4 बार मुर्गे की आवाज सुनाना और वापस घड़ी रख देना। अब देते क्यों नहीं? तो अम्मी वकील बनकर सफाई देती थी, ये जब तू टॉप करेगा ना तब ये घड़ी तुझे देंगे। टॉप का मतलब 80%। आपको मालूम है, दिल्ली में कभी गूगल करके देखा है, टॉप करने का नया मतलब आया है। क्या मतलब है मालूम है? दिल्ली में 57,000 बच्चों के 97% से ज्यादा मार्क्स आए। कितने? 57,000 बच्चों के 97% से ज्यादा नंबर आए हैं दिल्ली में। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, ये पानी है? बोले हाँ है। क्या इस पानी से आग लगा सकते हैं? उन्होंने बोला यस सर। बोले कैसे? अरे सर अभी तो बता ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करेंगे सर, आग लगाएंगे सर, आग लगाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें कोई और डिवाइस नहीं दूंगा, सिर्फ ये बॉटल ले जाओ, बताओ आग लगा सकते हो? क्या इस बॉटल से माचिस जला सकते हो? 57,000 बच्चे, 97% से ऊपर। जवाब एक ने दिया जिसके 97% नहीं आए थे। पहले उससे पूछा इस फंक्शन में आया क्यों है? ओ मैं अपने भाई को लेके आया हूं। भाई के कितने परसेंट? 99%। मैं उसको लेने छोड़ने आया हूं। हाँ जवाब बताओ। कहता सर इजी है सर, मैं ये बॉटल उठाऊंगा, इसे धूप में लेकर जाऊंगा, सूरज के सामने रखूंगा, पीछे एक पेपर पकड़ूंगा, बॉटल को आगे पीछे करके एक लेंस के काम में लूंगा, थोड़ी देर में लेंस सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट कर देगा, मेरा पेपर जल उठेगा। कभी ऐसी आग लगाई है? अरे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके कभी आग लगाई है क्या? क्या बॉटल को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर सकते हो? क्या खाक टॉपर हो? सर टॉपर का मतलब ये थोड़ी होता है सर, दिमाग लगाने वाला थोड़ी होता है सर। टॉपर का मतलब होता है उल्टी अच्छी करने वाला। बोला उल्टी करने वाला ये कैसे? बोले सर एग्जाम की बेल बजने तक ठुस ठुस के खाते हैं, और जैसे ही एग्जाम सामने आता है घर से निकलने वाले होते हैं, अम्मी और दादी दही चटाती है, दादी तो दुआ पढ़ रही होती, अल्लाह 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 पूरा लंबा, और अम्मी मुंह में दही घुसेड़ते जाती है, फिर दादी फूंकती है और क्या दुआ देती है मालूम है? ए अल्लाह
मेरी इस बच्ची ने जो पढ़ाई की है उसी में से पूछना। कैसे बशीर भाई, कैसे तालीम याफ्ता लोग हैं हम। वो बच्ची भी गई, नर्वस है कि जो मैं पढ़कर आई हूं वही पूछोगे ना। और जैसे ही उसको 10 में से 4-6 क्वेश्चन वो दिख गए, बस उसने हाथ डालना और उल्टी कर दी। पूरा, अरे मुझे याद है, अरे सर मुझे ये याद है, आए अच्छे परसेंट, कितने? 97%। रिश्तेदार से मिलने गए, अरे हमारी बेटी, हाँ क्या, हमारी बेटी के 97% आए। रिश्तेदार बोला कुछ नहीं, हमारे बेटे को बुलाया, इसके 99% आए। दोनों से पूछा बॉटल से आग लगा सकते हो क्या? मतलब माँ बाप और रिश्तेदार क्या बात कर रहे हैं आपस में मालूम है? मेरी बेटी 100 खिलाओगे 97 उलट देती है, मेरा बेटा तो पूरा 99 उलट देता है। उल्टी करने की चैंपियनशिप के मार्क्स है वो जमाना गया, नए जमाने में नई तरह की पढ़ाई चाहिए। क्या करोगे पढ़ाई करके? क्या करोगे? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या करोगे? सर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। बन तो जाओगे, नौकरी कौन देगा? और क्यों दे तुमको नौकरी? नौकरी करने वाले इंटरव्यूज के बारे में कभी देखा है यूट्यूब पे? नौकरी में क्या पूछते हैं? नौकरी में बस इतना ही पूछते हैं कि ये बॉटल बनाने की कंपनी है हमारी, तुम कुछ ऐसा बताओ कि हर जगह हमारी ही बॉटल बिके। ये घड़ी बनाने की कंपनी है हमारी, इस घड़ी में तुम कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि दुनिया में हर किसी को सिर्फ हमारी घड़ी खरीदनी है। क्या करोगे पढ़कर? सर नौकरी करेंगे। अरे नौकरी में तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी तो घड़ी बनाने की कंपनी है साहब, बताओ इस घड़ी में नया क्या कर सकते हो? नया क्या कर सकते हो? सर मेरे सर्टिफिकेट देखो ना सर एक बार। अरे घड़ी में नया क्या कर सकते हो? सर मेरा ना 10th की मार्कशीट देखो ना सर। अरे घड़ी में नया? सर 12th में स्टेट टॉपर हूं सर। घड़ी में नया क्या कर सकते हो? सर ग्रेजुएशन में 3 गोल्ड मेडल है सर। बॉल कितने दूर जाकर गिरेगा वो लगा सकते हैं सर। अगर पहनने वाला बेहोश हो जाए तो एम्बुलेंस को घड़ी अपने आप फोन लगा दे और एक फोन घर पे कर दे, वो वाला सेंसर लगा सकते हैं सर। हम कितने एल्टीट्यूड पर हैं, ऑक्सीजन कितना घटने वाला है, घड़ी में हम वो लगा सकते हैं सर। घड़ी से हम फोन उठा सकते हैं, घड़ी से हम मैसेज भेज सकते हैं। सिलेक्टेड। सर मेरे मार्कशीट नहीं देखना आपको? सर मेरी 10th की 12th की। अरे कुछ नहीं देखना रे बाबा, तुम्हारा तो कब से इंतजार कर रहे थे हम। थैंक यू सर। मैंने कभी टॉप नहीं किया सर, उल्टी करने के कंपटीशन में कभी टॉप नहीं किया सर। मैंने सोचने समझने और गौरव फिक्र करने के कंपटीशन हमेशा टॉप किया सर, क्योंकि उसमें मैं ही अकेला था। इस जमाने में तुम कदम रख चुके हो, क्या करोगे आईएएस की तैयारी करके? सवाल वहां कुछ और है। आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? सवाल वहां कुछ और है। पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? और बचपन में टीचर ना ऐसे सवाल क्लास में करो तो डांट देती थी, बढ़िया। अरे मैडम बस इतना ही पूछ रहा हूं मैं। क्या पानीपत पानीपत, हर बात में पानीपत? पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? शट अप। कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, पेरेंट्स के साथ मेरे को लेकर चलना। जिसे तुम सिली सवाल कह रहे हो, दरअसल वो गौरव फिक्र करने वाला सवाल है। मालूम है, हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आईएएस के बच्चों को तैयार करने में, ऐसी तैयारी करवाते हैं। अभी हम आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आज बारिश होगी,
बोले कितने बजे होगी? तो मैंने उनसे कहा कि सर 2:30 बजे के बाद देखना ज़रूर बारिश होगी। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, आज 2:30 बजे के बाद शाम तक, रात तक ज़रूर बारिश होगी। कैसे पता सर? इस समय सूरज की रोशनी सीधी है, इवेपरेशन हो रहा है, ऊपर बादल लगे हुए हैं, ये बादल में पानी पहले से सैचुरेटेड है और पानी नहीं ले सकते। जब और पानी नहीं ले सकते और ज़मीन ठंडी होने लगेगी, 2:30 बजे के बाद ज़मीन घूम जाएगी, सूरज के सामने से महबूब नगर हट जाएगा, ठंडी होने लगेगी। जैसी ठंडी होने लगेगी जोर से बरस पड़ेगी। मालूम है, मैं नागपुर का पैदा हुआ हूं। नागपुर 2 बातों के लिए फेमस है। एक सर ने अभी अपने बाजू वाले के कान में कहा संतरा। एक संतरे के लिए फेमस है, लेकिन कभी गूगल करके देखना, इंडिया में सबसे ज्यादा गर्म सिटियों में से एक है। सबसे ज्यादा गर्मी नागपुर में पड़ती है, उसके बाजू चंद्रपुर है, वो कभी नंबर 1 रहता है, नागपुर नंबर 2 रहता है। दोनों इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ती है और संतरे के लिए फेमस है, और गर्मी के लिए फेमस है, और संतरे के लिए फेमस है, और गर्मी और संतरा। जितनी गर्मी उतना संतरा, जितनी जोर से गर्मी नागपुर का संतरा उतना रसदार। समझे नहीं समझे अभी भी? अरे समझे कि नहीं समझे? आप जब किसी और शहर जाते हो तो अम्मी क्या करती हैं? मेरी अम्मी तो मेरे साथ ऐसा करती थी, जब मैं नागपुर से दिल्ली जाता था 5 डब्बे बांध के देती थी। ये रास्ते में खा लेना, ये पहुंचते ही खा लेना, ये फ्रिज में डाल देना, ये तेरे सर को और स्टाफ को देना। और फिर आखिरी में एक डायलॉग आता था माँ का, और सुन, किसी के साथ शेयर मत करना। क्यों? मैं उनका बीज हूं, वो मेरी परवाह करती है। क्या संतरे के झाड़ का बीज उसके चारों तरफ संतरे की फांक को बनाकर झाड़ उसकी परवाह नहीं करता? अम्मी, मैं रेगिस्तान में जा रहा हूं। अच्छा सुन, इधर आ, ये 200 पैकेट इलेक्ट्रॉल लेके जा, एनर्जॉल, इलेक्ट्रॉल, विटामिन सी, संतरे का जूस। क्यों? रेगिस्तान जा रहा है ना, हाँ, सब लेके जा। यही पेड़ अपने बीज के साथ करता है। क्या करता है मालूम है? बीज के चारों तरफ एनर्जॉल, इलेक्ट्रॉल, विटामिन सी बांध देता है। सूरे रहमान की एक आयत सुनाऊं? तुम अपने रब की कौन कौन सी, संतरा उसका छिलका हटाने पे रब दिखता है, और दिखाने वाला साइंस है। साइंस की किताबों में लिखा है, एनवायरनमेंट की किताबों में लिखा है, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना रसदार होगा। इसलिए बायोलॉजी कहती है दुनिया का सबसे ताकतवर फल खजूर होता है, क्योंकि ये खजूर रेगिस्तान में होता है। खजूर कहां होता है? रेगिस्तान में, जहां 10-10 साल बारिश। तो अपने बीज के चारों तरफ पेड़ क्या करता है? दुनिया का सबसे ताकतवर फल बांध देता है, जिसे हम खजूर कहते हैं। और कुर्बान जाओ अपने आका पर। रोजा खोलने के लिए वो कोई भी सुन्नत ला सकते थे। दिन भर के भूखे हैं ना हम, शाम को अम्मी और अब्बू कहते खजूर, सुन्नत, खजूर, खजूर से खोलो। हम कहते समोसा कहाँ है, चाउमीन कहाँ है। अल्लाह के रसूल किसी भी चीज से रोजा खोल सकते थे, पर शाम को रोजा खोलने की सुन्नत उन्होंने किस चीज को बनाई? क्यों? इसका जवाब माँ बाप के पास नहीं था, साइंस के पास था। साइंस कहता है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एवर फ्रूट जो है वो खजूर है। फिर हमारे बुजुर्गों ने दिमाग लगाया, 30 दिन भूखा रहते हम। कितने दिन?
कुछ कमी आई होगी बॉडी में कोई कमजोरी आई होगी, तो एक दिन ईद का हमारे बुजुर्गों ने क्या साइंस लगाया, गले मिलने का दिन, खुशियां बांटने का दिन, उस दिन सबसे ये कहा अपने घर में दूध में ड्राई फ्रूट्स डालकर पकाओ। 30 दिन में जो कमजोरी आई, शाम तक 5 घर चले जाओ, इतना ड्राई फ्रूट तो जिंदगी में नहीं खाया होगा। और शाम को 5-6 बजे क्या होता है, किसी और के घर गए, उसने जैसे ही शिरखुरमा लाया, हम कहते बस रे भाई मैं कुछ भी खाऊंगा शिरखुरमा। तो वो हमको हाथ मोड़ के कहता है तेरे घर का मैंने बर्दाश्त किया था ना, मेरे घर का तू बर्दाश्त। इसका मतलब है हमारे देखने का चश्मा गलत है, वरना साइंस और रिलीजन और साइंस एक ही रब को बयान करने वाली 2 ज़बानें हैं। समझ में आया पढ़ाई कैसी करनी है? अरे समझ में आया पढ़ाई कैसी करनी है? साइंस की किताबों में दिमाग लगाना है, सोचना है, गौर व फिक्र करना है, अपने रब को ढूंढना है। और रब की किताबों को खोलते वक्त उसमें लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ढूंढना है। क्या करोगे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाकर? यूनिवर्सिटी जाओगे, दिमाग पढ़कर ताकतवर हो जाएगा, लेकिन मदरसे नहीं जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे, हदीस और कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ोगे, दिल मर जाएगा। अपने मां बाप को घरों से कौन निकाल रहा है? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कम पढ़े लिखे ने अपने मां बाप को घर से निकाला। अक्सर केसेस में मां बाप को घर से निकालने वाला बहुत पढ़ा लिखा होता है। तू तो पढ़ा लिखा था ना मेरे यार, तुझे क्या हो गया? कहा तुम नहीं मिले ना बचपन में, इसलिए सिर्फ दिमाग पढ़ के ताकतवर हो गया, मेरा दिल मर गया। ये मरे हुए दिल, पढ़े हुए दिमाग, मैं तो शायद किसी कंट्री का नाम ले रहा हूं, इजराइल। मरे हुए दिल, पढ़े हुए दिमाग बच्चों पे बम बरसा रहे हैं। मालूम है खानदानों में मोहब्बत वापस क्यों नहीं आ रही? मालूम है उसकी एक वजह है। पहले फूट डालने वाला जाहिल हुआ करता था खानदानों में, समाजों में, और देश में फूट डालने वाला जाहिल हुआ करता था। आज फूट डालने वाले पढ़े लिखे, भाई से भाई को लड़ाने वाले पढ़े लिखे, फिरके से फिरके को लड़ाने वाले, रिलीजन से रिलीजन को लड़ाने वाले, हर कोई कौन है बताओ? पढ़ा लिखा है। और मैंने तो कई ऐसे पढ़े लिखों को देखा है जिनके पास डिग्रियों की डिग्रियां, एक छोटी सी चीज नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज, पूछे कौन सी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से, उनकी हयात से बहुत सारी सुन्नतें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सुन्नत कॉपी है, एक सुन्नत, बस एक सुन्नत अपने आका से ले लो, बस उतना काफ़ी है। पता है क्या? माफ़ करने की सुन्नत, मोहब्बत करने की सुन्नत, गुस्सा पी जाने की सुन्नत, बस में हो फिर भी इंतकाम ना लेने की सुन्नत, बस में हो फिर भी इंतकाम ना लेने की सुन्नत, गुस्सा दिलाने वाले के साथ कुछ अच्छा करने की सुन्नत, जिसने मेरी बच्ची को मार दिया, मेरे चचा का दिल चबाया, उसे माफ करने की सुन्नत, जो अल्लाह के घर से आज लिपट जाएगा, मैंने उसे माफ कर दिया, ऐसी माफ करने की सुन्नत। मालूम है बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने लिखने से दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम अपने बच्चों पे ही बम बरसा रहे होते हैं। एक छोटा सा चाहिए, बोलो क्या? एक छोटा सा, और वो ये है
कि हम एक दूसरे को माफ कर दें, हम एक दूसरे से मोहब्बत पालें। वरना याद रखना मेरी बात, इल्म मिल जाएगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। इल्म मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा। और तुम अपने माँ बाप के साथ जो भी करोगे ना, मेरा वादा है, लौट कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वो ही करेगी। अब जो लोग लेट हो गए, जिन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की, पकड़ने ये स्लिप हो रहा है। अब जो लोग बहुत लेट हो गए, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनके बचपन में किसी ने उन्हें नहीं समझाया, सर मैं बड़ा हो गया हूं, कुछ करना चाहता हूं, आपकी स्पीच से बहुत मोटिवेटेड हूं, सर मैं क्या करूं? बहुत अच्छा जवाब देने जा रहा हूं, सुनना चाहते हो? अरे सुनना चाहते हो? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। ये कैसा जमाना है सर? किस जमाने में हम? आईआईटी में आईआईटी टॉप करने वाला मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बना रहा है चाय बेचने का। मेरा स्टार्टअप है। अच्छा, किस चीज का? सर हम चाय का पाउडर बनाते हैं, गर्म पानी में फाड़ के डालते ही बिना दूध बिना पत्ती के इंस्टेंट चाय तैयार हो जाती है। अच्छा, नाइस। क्या टर्नओवर है? सर टर्नओवर 1200 करोड़ का है। अरे बाप रे, कैसे? सर सारी फ्लाइट्स में यही बिकती है सर। फ्लाइट में गर्म पानी फाड़ा, घोल डाला, घोल दिया। कितने की कंपनी है? कितने की कंपनी है? सुनना मुसलमानों, बहुत बड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत बड़ा। नहीं समझोगे अगली बार नहीं आऊंगा। मालूम है वो 1200 करोड़ की कंपनी बनाने वाले का इतिहास क्या है? स्कूल में अच्छा नहीं करता था, मन नहीं लगता, उल्टी करने के कंपटीशन में मजा नहीं आता, तो क्या किया? हर चीज को गौर से देखता था। स्कूल के निकाल देने पर चाय वाले की टपरी पर बैठा रहता था, चाय वाले को देखता रहता था। पहले ये शक्कर डालता है, फिर ये चाय पत्ती डालता है, फिर ये इलायची अदरक कूट के डालता है, तो इसको पीने के लिए कई किलोमीटर से लोग आते। कुछ नहीं किया, उसको डीप फ्रीज करके पाउडर बना के पाउच बना दिया। लोगों को कंसेप्ट पसंद आया, पसंद आया, कंपनी 1200 करोड़ की हुई। 1200 करोड़ की कंपनी खोलते ही पहला काम पता है क्या किया? सारे 97% वालों को नौकरी पे रख लिया। तकी भाई, जितने ए ग्रेड में पास होते हैं पता है वो कहां जाते हैं? जितने ए ग्रेड में पास होते हैं पता कहां जाते हैं? सारे ए ग्रेड में पास होने वाले बी ग्रेड वालों की कंपनियों में नौकरियां करते हैं। गलत बोल रहा हूं सर? करीमुल इरफान साहब ने आईआईटी के लिए ट्राई किया, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, कहा अमेरिका जाओ। अमेरिका पहुंचे, हिम्मत की, कितनी कंपनी खोली? कितनी थी कंपनियां? 6 कंपनी अमेरिका में खोली, और सारे आईआईटी करके आ रहे नए लड़कों को नौकरी दी। अगली बार सजदे में जाना ना 2 बार, तुमसे कह रहा हूं जो सजदे में खोए रहते हो, तुम्हारी तो नमाजें भी ऑटो पायलट में होती है। सलाम फेरने के बाद अतहियात में बहुत देर बैठे, सलाम नहीं फेर रहे, क्यों? मैं रकात भूल गया। क्यों भूला रकात? सर वो नहीं मालूम, आप बताओ। क्योंकि दिल से नमाज पढ़ना था, दिमाग से पढ़ रहा था। जितनी बार नमाज की इमामत दिमाग को दोगे, रकत भूल जाओगे। अगली बार सजदा करना ना रब को, तो पहले सजदे में इल्म मांगना, पर दूसरे सजदे में इल्म से ज्यादा हिम्मत मांगना। इल्म की इतनी जरूरत नहीं है जितनी हिम्मत की जरूरत है, जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की जरूरत है।
जितना अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे कितने नंबर आते हैं, बस एक आखिरी कड़वा सवाल पूछता हूं, वैसे भी मेरा टाइम खत्म हो गया। एक आखिरी कड़वा सवाल, दोगे जवाब? दोगे जवाब? उठाओ हाथ, जिस जिसके अच्छे नंबर आते हैं, जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। चलो सच बोलो, जिस जिसके अच्छे नंबर आते हैं हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं अच्छे नंबर। किस किस के 70% से ऊपर आते हैं, हाथ उठाओ। अरे उठाओ ना हाथ, अरे हाथ उठाओ पूरा। किस किस के 70% से ज्यादा आते हैं? पक्का हाथ ऊपर रखना। किस किस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हाथ ऊपर रखो। हाथ नीचे करो। बस एक सवाल का जवाब दे दो, डिग्री बड़ी कि कॉन्फिडेंस? उस डिग्री का अचार डालना है जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस है तो कंपनी अपनी है। इसका मतलब सुनो मेरी बात, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक बार आईएएस की तैयारी। क्यों? पूछो क्यों? एक बार आईएएस की तैयारी, ध्यान से सुनना, क्यों जरूरी है, लाजमी है। आईएएस की तैयारी ना हमारा दिमाग खोल देती है, बहुत ज्यादा समझ में आने लगता है। और जिसे बहुत ज्यादा समझ में आता है उसे दुनिया में कोई मिटा। आईएएस फेल हुआ, पास हुआ तो कौम के किसी काम नहीं आ रहा वो। आईएएस पास हुआ तो आईएएस से शादी करके सेटल हो जा रहा। आईएएस पास हुआ तो आईएएस से शादी करके सेटल हो जा रहा। आईएएस में इंटरव्यू तक जाकर फेल हुआ तो लौट कर आकर सारे बच्चों की हिम्मत बढ़ा रहा। समझ में आई है? और आईएएस करने के बाद वो न्यूज पढ़ने के लिए यूट्यूब पे खड़े हो रहा है तो रवीश कुमार कहला रहा है। आईएएस पढ़ने के बाद वो वकालत करने जा रहा है तो हर केस जीत जा रहा। आईएएस करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जा रहा है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट लोग झूम झूम कर देख रहे हैं। क्यों? वो आइडिया का भंडार बन जा रहा है। आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आने वाले इस दज्जाल के ज़माने में तुम्हें नौकरियां कोई नहीं देगा जब तक तुम आइडियाज़ के भंडार नहीं बनोगे। कभी चैट जीपीटी के पास जाकर देखना, चैट जीपीटी हमसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे? इसका मतलब है शुरुआत का आइडिया भी वो आपसे ही चाहता है ना? अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत जोरदार चीज आपको बताना चाहता हूं और बस उसी पे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जो भी करना, अब्दुल कदीर साहब बैठे हैं शाहीन वाले, कितने बच्चे हैं अपने पास? 11,000 बच्चों को पढ़ाते हैं अब्दुल कदीर साहब। अब्दुल कदीर साहब, आपने कितनी हिम्मत ली थी? मुझे अभी कह रहे थे मैं अपनी स्कूटर 3 बार झुका के स्टार्ट करता था। बाहर इससे पहले मिले थे तो कह रहे थे बाहर मैं कोयले के कट्टे पे बैठता था। पर आइडिया के भंडार है, एक उठा और अपने कंधे से 20,000 को पार करवा रहा है। ऐसी है ना? ऐसी है ना? अब सुनना, आज की आखिरी बात। सोक्रेटिस नाम के बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास एक आदमी गया और जाकर कहता है, सर कामयाबी कैसे मिलती है मुझे बताइए। सोक्रेटिस ने कहा कि कामयाबी? बोले हाँ सर, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा कोई नहीं है शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला नहीं है, घर चला जा। वो नहीं गया। कहा सर मैं कामयाबी का फॉर्मूला लिए बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजर गई, वो वहीं बैठा रहा। सवेरे खोला तो वो आदमी वहीं बैठा है। कहा तू जिद्दी है, गया नहीं? बोले नहीं, बिना कामयाबी का फॉर्मूला लिए मैं
नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कामयाबी यहां नहीं मिलती, नदी पर मिलती है, नदी पर चल। नदी पर लेकर आए। कहां है कामयाबी? कहां वो बीच में मिलती है, वहां चल। बीच में आए, यहां तक पानी आ गया, बस उन्होंने उनका मुंह पकड़ा और पानी में डुबा दिया और बहुत देर तक पकड़ के रखा। और बहुत देर के बाद जैसे ही छोड़ा तो उस आदमी ने शिद्दत से पहली सांस खींची। सोक्रेटिस जाने लगे। उस आदमी ने पूछा कामयाबी का फॉर्मूला देने आए थे कि पानी में डुबाने लाए थे? सोक्रेटिस ने कहा यही फॉर्मूला है, जितनी शिद्दत से तुझे वो पहली सांस चाहिए थी, उतनी शिद्दत से जब कामयाबी मांगेगा, कामयाबी मिल जाएगी। तो कल से रट कर पढ़ना बंद। पक्का वाला वो प्रॉमिस? हाथ उठा के वादा करो, कहो इंशाअल्लाह। कल से रट कर पढ़ना बंद। और वो पन्ना तब तक नहीं पलटना जब तक वो पन्ने में सब कुछ छुपा हुआ ना दिखने लगे। पक्का वादा? उसके बाद जिसकी भी तैयारी करोगे उसमें टॉप करोगे, ये मेरा वादा है। आपने मुझे इतने दूर से बुलाया, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई। जज़ाकल्लाह खैर। बिजनेस के